गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लास्ट वीडियोज में हमने स्टार्ट किया था किरचॉफ्स लॉ। तो बताया गया था किरचॉफ्स लॉ में आपके दो टाइप्स के लॉ होते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में केसीएल कहते हैं आप, और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप केवीएल कहते हैं। तो दोनों का यूज भी बताया गया था कि केसीएल जब भी अप्लाई करना होता है तो हम किसी सर्किट के नोड या जंक्शन पर अप्लाई करते हैं, और जब केवीएल अप्लाई करना होता है उसी सर्किट के मेश या लूप में अप्लाई करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट एनालिसिस बाय यूजिंग केवीएल केसीएल। अगर हमको किसी सर्किट की एनालिसिस करनी है बाय यूजिंग केवीएल केसीएल तो किस तरीके से करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सर्किट एनालिसिस से पहले हमने आपको कल एक टॉपिक बताया था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में बताया गया था कि जब हमको बैटरी दिखे, वोल्टेज सोर्स दिखे, तब कब उसका हमको पॉजिटिव साइन लेना है, कब उसका हमको निगेटिव साइन लेना है। और जब करंट सोर्स दिखे तब कब उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और कब उसको हम निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। इसी तरह जब हमको वोल्टेज दिखेगा, रजिस्टर दिखेगा, तब किन केसों में उसको हम वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब IR माइनस IR के फॉर्म में लिखेंगे, और किन केसेस में हम उसको वोल्टेज राइज के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि प्लस IR के फॉर्म में लिखेंगे। ये सारी बातें हो चुकी थी कल के लास्ट वीडियोज में। तो आज हम लोग एक फॉर एग्जांपल एक सर्किट लेते हैं। तो कोई एक गिवन सर्किट है जहां पे हमारा 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3, और 2 वोल्टेज सोर्स जुड़े हुए हैं, V1 और V2, और हर एक रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट भी अलग अलग है। R1 रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट I1 है, R2 रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट I2 है, और R3 रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट I3 है। ठीक, मान लीजिए इस तरीके से कोई सर्किट दिया हुआ है। तो पहले इसको इस सर्किट गिवन सर्किट को हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, मतलब कितने पॉइंट्स के बीच में है। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्लियर है, सब इतने आपके पॉइंट्स हैं। तो ये आपके पॉइंट्स आपके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स के बीच में ये मिलके बना हुआ है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्या कि अब हमको यहाँ इसमें केवीएल भी यूज करना है, केसीएल भी यूज करना है। तो हमने आपको बताया था कि जो केसीएल यूज होता है हमेशा नोड या जंक्शन पे यूज होता है। तो पहले आपको नोड और जंक्शन पहचानने की बात करेंगे कि नोड और जंक्शन कहाँ पे है। तो नोड ऑब्लिक जंक्शन, नोड ऑब्लिक जंक्शन में क्या क्या है आपके, पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 से 5 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, 5 से 6 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये एक तरीके से क्या करेगा, ये एक पॉइंट का काम करेगा। तो नोड कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड आपका, और जंक्शन इसमें पहचान लेना है। तो 1 2 3 4, तो 4 वाला 4 एक पॉइंट होगा जो 4 का भी काम करेगा, 5 का भी काम करेगा, 6 का काम करेगा। अब हमको हमेशा जब भी केसीएल अप्लाई करना होगा तो हमेशा हम लोग किसको चूज करेंगे, जंक्शन को। तो अब हमारे पास जंक्शन कहाँ है, पॉइंट 2। जंक्शन किसको कहा जाता है, अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर 2 और मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्टेड टुगेदर, उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। ठीक, जब मोर देन 2 वाले केसेस में आते हैं। ठीक, मोर देन 2 ब्रांचेज आर कनेक्टेड टुगेदर। तो यहाँ 2 पे जब बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे क्या, अप्लाई KCL in at junction 2। इस पे अप्लाई करेंगे जंक्शन 2 पे या नोड 2 पे क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था जंक्शन को नोड कह सकते हैं, नोड को जंक्शन नहीं कहना है। तो जंक्शन ऑब्लिक नोड 2। ठीक, अब बात करेंगे जब 2 पे केसीएल लगाएंगे तो केसीएल क्या कहता है, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स
towards a node is equal to the algebraic sum of all outgoing current outwards from the same node or junction। यानी कि क्या कहता है कि सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग। तो सिग्मा जो आई इनकमिंग है वो सिग्मा आई आउटगोइंग के बराबर है। तो इनकमिंग में आपको पहचानना, तो हमने इनकमिंग की पहचान क्या बताया था, एरो हेड को देख करके। तो एरो हेड किधर है उसको देखेंगे पहले हम लोग। तो एरो हेड किधर है, I1 का एरो हेड किधर है, 2 की तरफ है। I2 का एरो हेड किधर है, I2 का जो एरो हेड है वो किधर है, 2 की तरफ है। और I3 का जो एरो हेड है 2 से बाहर की ओर है। तो अब बात करेंगे कि इसमें इनकमिंग कौन कहलाएगा। हमने बताया था जिसका एरो हेड जंक्शन की ओर होगा। किस जंक्शन की ओर, जिस पे आप KCL अप्लाई कर रहे हैं उस जंक्शन की ओर, वो किस में चला जाएगा, इनकमिंग में चला जाएगा। और जिस करंट का एरो हेड जंक्शन से बाहर की ओर जो होगा वो किस में चला जाएगा, आउटगोइंग में चला जाएगा। तो इनकमिंग वाले को इसके अनुसार क्या करना है, समेशन लेना है, यानी कि एक साथ ऐड करते हुए रखना है। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक, अब इसी तरह यहाँ पे आउटगोइंग में क्या दिखाएंगे, हमारा इनकमिंग I1 I2 के, आउटगोइंग में क्या दिखाएंगे, सिर्फ I3 दिखाएंगे। तो इस तरीके से इसको यूज करने के बाद आपका एक रिलेशन मिल जाएगा किसके बीच में, करंट्स के बीच में। कौन से करंट्स, जो इस सर्किट में ब्रांच वाइज फ्लो कर रहे हैं। तो ब्रांच में मतलब R1 रजिस्टर में जो I1 फ्लो कर रहा है, R2 में जो I2 फ्लो कर रहा है और R3 में जो I3 फ्लो कर रहा है, उनके बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम मेश और लूप की, क्योंकि अब अगली बात होगी KVL अप्लाई करने की। तो KVL जो अप्लाई होता है वो आपको बताएगा कि KVL हमेशा जो अप्लाई करते हैं हम लोग, वो हमेशा किसी मेश में या लूप में अप्लाई करते हैं। तो जब KVL और को मेश या लूप में अप्लाई करते हैं तो पहले हमको मेश की और लूप की पहचान करनी है। तो मेश लूप की पहचान जब करने जाएंगे तो कौन कौन सा है, आपको मेश और लूप की सिंपल परिभाषा बताई गई थी कि मेश क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो पार्ट, वो सेक्शन होता है जिसमें कम से कम एक क्लोज पाथ बने। तो हम बात करेंगे कि इस सर्किट में कितने सेक्शन हैं, 2 सेक्शन, 1 2। तो इसमें भी 1 से स्टार्ट होकर के 1 पहुंच जाएंगे, यानी कि हम क्लोज पाथ बन रहा है। इसमें 2 से स्टार्ट होकर के 2 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी क्लोज पाथ बन रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि मेश की हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। तो मेश कौन सा होगा, 1 2 5 6 1। ठीक, ये हो गया आपका मेश। अगला बात करेंगे, अगला मेश कौन सा होगा, 2 3 4 5 2। ये दूसरा वाला सेक्शन पार्ट हो गया। अब बात करेंगे तीसरे की। तो तीसरा वाला कब होगा, जब दोनों को एक साथ देखेंगे। तो दोनों को जब एक साथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1। ठीक, अब बात करेंगे क्या कि ये दोनों क्या है, ये दोनों मेश भी कहलाएगा और लूप भी कहलाएगा, और ये सिर्फ लूप कहलाएगा। क्लियर है। तो अब आपको KVL यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। ठीक, तो अब देखिए जब हम KVL लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो पहले हम पहले मेश में लगा लेते हैं। तो पहला मेश में जब लगाएंगे तो लिखेंगे क्या है, अप्लाई KVL इन मेश ऑब्लिक लूप। कौन सा, पहला वाला क्या है, 1 2 5 6 1। 1 2 5 6 1 क्या कहता है, ये 1 2 5 6 1। ठीक, अब बात करेंगे जब 1 से 2 के बीच में चलेंगे, तो 1 से 2 के बीच में देखेंगे एक रजिस्टर हमको मिल रहा है। तो 1 से 2 के बीच में एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, R1, और उसमें फ्लो करने वाला करंट क्या है, I1। तो I1 का डायरेक्शन क्या है, 1 2 2 है। अब बात करेंगे कि आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन क्या है। तो हमने बताया था किसी सर्किट को एनालिसिस करते टाइम मैक्सिमम 2 वे में एनालिसिस कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज एनालिसिस करेंगे तो क्लॉकवाइज एनालिसिस करने का मतलब 1 से 2 चलना, 2 से 5 चलना, 5 से 6 चलना, 6 से 1 चलना।
ये क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। और एंटी क्लॉक ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि 1 से 6 चलना, 6 से 5 चलना, 5 से 2 चलना, 2 से 1 चलना, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशन कहता है। तो जब हम क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशन करेंगे सर्किट की, तो अब बात करेंगे कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मेश का आपने पॉइंट आउट कर रखा है 1 2 5 6 1, ये आपको इंडिकेट करता है कि ये आप जो सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में, इन क्लॉकवाइज। अगर यही पॉइंट आउट आप इस तरीके से किए होते कि 1 6, मतलब अगर इसी 1 6 5 2 1, तो इस केस में भी आप मेश 1 देख रहे हैं, इस केस में भी आप मेश 1 ही देख रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट आउट क्या कर रहा है कि ये पॉइंट आउट ये कर रहा है कि इस केस में आप सारे मेश को क्लॉकवाइज एनालिसिस कर रहे हैं, और ये पॉइंट आउट क्या कर रहा है कि इस केस में यही सेम मेश को आप इन एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे ऊपर वाले डायरेक्शन के हिसाब से। तो जब ऊपर वाले डायरेक्शन के हिसाब से बात करेंगे, क्लियर है सबको? क्या बताया जा रहा है कि एक ही मेश को हम दो डायरेक्शन में एनालिसिस, इस पॉइंट के हिसाब से बात करा जा रहा है कि जब हम इस मेश को हम इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे कि 1 2 5 6 1, तो ये क्या बताता है कि हम सर्किट के एनालिसिस क्लॉकवाइज में करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी सेम मेश को इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे 1 6 5 2 1, तो यानी कि इसी सेम मेश को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो हम एक की बात करेंगे पहले, जब हम सर्किट की एनालिसिस क्लॉकवाइज करने जा रहे हैं। तो जब क्लॉकवाइज करेंगे तो देखें क्या है, 1 से 2 चल रहा है, तो 1 से 2 चल रहे हैं, तो 1 से 2 के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू R1 है, उसमें फ्लो करने वाला करंट क्या है, I1। तो आपको ये बताया गया था कि अगर किसी रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट आपके ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में हो, तो उस केस में हमारा जो वहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, -IR से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -I1 R1 -I1 R1। फिर हम बात करेंगे 1 to 2 आपने चल लिया, 1 से 2 का काम हो गया पूरा। अब 2 से 5 आपको चलना है, इसी के हिसाब से आपको सर्किट में एनालिसिस करना है। अब 2 से 5 चलना है, तो 2 से 5 जब सर्किट की एनालिसिस करेंगे हम, तो 2 से 5 में क्या देखेंगे कि 2 से 5 में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ कितने वैल्यू का, R2 वैल्यू का, और उस R2 वैल्यू के रजिस्टर में करंट का फ्लो किधर है, 5 से 2 की तरफ है। उस R2 वैल्यू में करंट का फ्लो किधर है, 5 से 2 की तरफ है। तो जब 5 से 2 की तरफ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो करंट का फ्लो है वो किधर है, 5 से 2 की तरह। और आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन क्या है, आपका ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन जो आपने मेश का पॉइंट आउट किया वो डायरेक्शन है। मतलब आपने पॉइंट आउट किया 1 2 5 6 1, जो कि किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सर्किट को 2 से 5 के डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, लेकिन करंट का फ्लो 5 to 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट का फ्लो आपके ऑब्जर्व करने के डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, -I2 R2 हो जाएगा, सॉरी अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +I2 R2 हो जाएगा। आपके दिए हुए करंट के डायरेक्शन से अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, +I2 R2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 to 6, तो 5 to 6 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको पास करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर बात करेंगे नेक्स्ट है 6 to 1, तो 6 to 1 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है या बैटरी जुड़ा हुआ है। तो जब वोल्टेज सोर्स जुड़ा होगा या बैटरी जुड़ा होगा, तो उस केस में हमने बताया था कि उस केस में क्या करना है, आपको बैटरी का वो उस प्लेट का साइन यूज करना है जो आपका एनालिसिस के दौरान सेकंड प्लेट पड़ेगा। तो सेकंड प्लेट के साइन को हमेशा आपको चूज करना है। तो आपका एनालिसिस का डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये मेश का पॉइंट, और ये मेश का पॉइंट क्या बता रहा है, 1 2 5 6 1, और जो की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो जब आप यानी कि ये जब 5 to 6 चलेंगे और 6 से 1 चलेंगे, तो 5 to 6 में कोई एलिमेंट नहीं, इसको पास करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 6 to 1 जब चलेंगे, तो 6 to 1 के अनुसार आपको जो सेकंड प्लेट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, पहला क्या पड़ेगा, निगेटिव पड़ेगा, दूसरा वाला पॉजिटिव पड़ेगा। तो हमको हमेशा सेकंड प्लेट का साइन चूज करना, बैटरी के सेकंड प्लेट का साइन हमेशा चूज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
V1। अब बात करेंगे, अब आप क्या हो गया 1 से चल कर करके 1 पे पहुंच गए, यानी कि आपने 1 से स्टार्ट किया था, क्लोज पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट 1 था और एंडिंग पॉइंट भी 1 था। तो जब 1 से 1 पहुंच जाएंगे यानी कि आपका क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया। जब पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसको 0 से इक्वेट करा देंगे। तो इस तरीके से करने से हमारा एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा उस मेश का। क्लियर है? इसी तरह आप दूसरे मेश में बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, अप्लाई KVL इन मेश ऑब्लिक लूप। कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? 2 3 4 5 5 2। ठीक। अब इसके पॉइंट आउट को जरा देखेंगे तो किस डायरेक्शन में बताएगा? ये बताएगा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 2। तो यानी कि ये आपका कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या? क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज। ठीक। लेकिन हम जब इसी को इस डायरेक्शन में देखेंगे 2 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, तो यही क्या हो जाएगा 2 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। तो मेश आप सेकंड मेश में ही है, लेकिन ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। मतलब एक ही मेश को आप दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट आप लिखते हैं मेश का, पॉइंट आउट करते हैं या लिखते हैं, तो ये पॉइंट आउट ही ये आपको बताता है कि सर्किट का एनालिसिस, उस मेश का उस पर्टिकुलर मेश का एनालिसिस आप किस डायरेक्शन में करने जा रहे हैं। अगर आपने इसको पॉइंट आउट कर लिया यानी कि आप इस सर्किट का एनालिसिस क्लॉकवाइज में करने जा रहे हैं, इस मेश की एनालिसिस क्लॉकवाइज में करने जा रहे हैं। अगर इसी मेश के लिए पॉइंट आउट इस तरीके से कर लिए कि 2 5 4 3 2, तो यानी कि इस मेश की एनालिसिस आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने जा रहे हैं। ठीक। तो अब हमने बात कर लिया कि किस डायरेक्शन में करना है, तो किसी एक डायरेक्शन को चूज कर ले रहे हैं। तो मान लीजिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने जा रहे हैं। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करने जा रहे हैं तो आपको इसी पॉइंट के अनुसार चलना है। तो पहले आपको क्या चलना है? 2 से 3 चलना है। तो 2 से 3 जब चलेंगे तो देखेंगे क्या कि 2 से 3 के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, कितने वैल्यू का? R3 वैल्यू का। और 2 से 3 के बीच में जो करंट का फ्लो दिखाया गया है वो कितना दिखाया गया है? I3 दिखाया गया। 2 से 3 के बीच में जो करंट का फ्लो दिखाया गया है वो I3 दिखाया गया है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि जो R3 वाले रजिस्टर में करंट का फ्लो किधर है? 2 से 3 की तरफ है। और आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन क्या है? जो आपने इस मेश को पॉइंट आउट कर रखा है। तो पॉइंट आउट क्या कर रखा है? 2 3 4 5 2। तो ये 2 3 4 5 2 कौन सा डायरेक्शन है? आपने समझ रखा है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक। यानी कि आपका ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन क्या है? 2 से 3 है। और करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है? वो भी 2 से 3 है। तो रजिस्टर के लिए कल आपको बताया गया था कि अगर रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट आपके ऑब्जर्व करने के डायरेक्शन में हो तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? -IR लिखते हैं। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है? I3 है। और R की वैल्यू कितनी है? R3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -I3R3। क्लियर है? 2 से 3 वाला पाथ आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपको कौन से पाथ में चलना है? 3 से 4 में। तो 3 से 4 वाले पाथ में जब चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक आपका बैटरी जुड़ा हुआ है या वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। तो 3 से 4 वाले पाथ में एक बैटरी जुड़ा हुआ है, वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। तो फिर से आपको ध्यान देना है कि साइन कन्वेंशन बताते टाइम बैटरी के लिए क्या बताया गया था कि आपको साइन बैटरी जब भी दिखेगा किसी भी सर्किट एनालिसिस के दौरान, तो हमेशा हम लोग अपने ऑब्जर्व करने के डायरेक्शन में जो भी बैटरी का सेकेंड प्लेट पड़ेगा, जो भी आपके वोल्टेज सोर्स का सेकेंड प्लेट पड़ेगा, उसका साइन यूज करेंगे। तो जब हम देखेंगे 3 से 4 चलेंगे तो 3 से 4 चलेंगे तो सेकेंड प्लेट क्या पड़ेगा आपका? प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस मतलब पहला प्लस पहला हो गया और माइनस क्या हो गया? दूसरा हो गया। तो सेकेंड प्लेट का साइन क्या हो गया? माइनस। तो यहाँ लिखेंगे -V2। क्लियर है? अब आपने 3 से 4 वाला पाथ कंप्लीट कर लिया। अब आपको कौन सा पाथ कंप्लीट करना है? 4 से 5। तो 4 से 5 वाले पाथ में देखेंगे कि कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा है, तो इस एक पाथ को क्या कर देंगे? पास कर देंगे। मतलब इसको पास करने का मतलब अब सीधे यहाँ पे आ जाएंगे 2 5 पे, क्योंकि इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो रिप्रेजेंट नहीं करना तो सीधे पास करने मतलब 4 से 5 पे आप आ गए। अब अगला क्या है? 5 से 2। तो 5 से 2 वाले केस में देखेंगे कि 5 से 2 वाले पाथ में क्या है? एक रजिस्टर जुड़ा हुआ जिसकी वैल्यू है R2 और उसमें फ्लो करने वाला करंट क्या है? I2। तो करंट का जो फ्लो देखेंगे आप तो उस करंट का फ्लो में ये दिखेगा
कि करंट का फ्लो किधर है, 5 से 2 की तरफ। तो करंट का फ्लो जो है वो 5 से 2 की तरफ है, और आपका जो ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन है, ये जो पॉइंट आउट कर रखा है वही आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन है। यानी कि पॉइंट आउट कैसे कर रखा है आपने, 5 to 2 यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कि करंट में फ्लो करने रजिस्टर R2 रजिस्टर में फ्लो करने वाले करंट का डायरेक्शन और आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे केस में रजिस्टर के साथ के लिए क्या बताया गया है कि माइनस साइन यूज करेंगे, तो माइनस I2 R2। अब आप 2 से चल कर करके 2 से स्टार्ट कर करके 2 पर आ गए, यानी कि क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस क्लोज पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट भी 2 है और एंडिंग पॉइंट भी 2 है। तो जब क्लोज पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो वहीं पे आपको क्या ले लेना है, इक्वल साइन लगा करके इसे 0 से इक्वेट करा देना है। तो इस तरीके से तैयार इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कहेंगे। ठीक, मेश 2 से तैयार इक्वेशन को मेश इक्वेशन 2 कहेंगे। अब बात करेंगे लूप, तीसरे लूप की। ठीक, तो अब नेक्स्ट में लगाएंगे तो लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप, कौन सा लूप, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 1। ठीक, अब इस लूप को हम देखेंगे। जब इस लूप को देखेंगे तो इसमें देखेंगे क्या कि इसमें मेश 1 भी पढ़ रहा है और मेश 2 भी पढ़ रहा है। तो जब आपको बताया गया कि जब दो मेश को एक साथ हम लोग कंसीडर करते हैं तो उस टाइम उसको हम लोग मेश नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो लूप हम छोटे हिस्से को भी कहते हैं और कॉम्बिनेशन को भी लूप कहते हैं, इसलिए इन दोनों के साथ मेश ऑब्लिक लूप लिखा है और इसके साथ केवल लूप लिखा है। यानी कि इन दोनों को मेश भी कहेंगे, लूप भी कहेंगे, लेकिन लूप केवल इसी को कहेंगे। ठीक, अब बात करेंगे कि अप्लाई KVL इन लूप 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 1, यहाँ KVL लगाने की। अब बात करेंगे कि इसी लूप को आप इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, किस डायरेक्शन में, 1 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1। अब आपके पास दो हो गए, तो ऐसा नहीं कि ये लिख दिए तो ये अलग मेश में चले गए या अलग लूप में चले गए आप लोग, क्लियर है। ये लिख दिए तो अलग लूप की बात कर रहे हैं, ये लिख दिए तो अलग लूप की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये भी इसी लूप की बात कर रहा है और नीचे वाला भी इसी लूप की बात कर रहा है, बस डायरेक्शन चेंज है। एक केस में आप ऐसे आ रहे हैं और एक केस में ऐसे आ रहे हैं, मतलब एक केस में क्लोज पाथ का पाथ किधर है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 1 की तरफ, और एक केस में क्लोज पाथ का पाथ किधर है, 1 to 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज को शो कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज, ये इन एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। तो हमको दोनों डायरेक्शन में एक साथ KVL नहीं लगाना, किसी एक डायरेक्शन में लगाना, या तो हम क्लॉकवाइज में लगाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो अभी सब में क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज इसमें भी बात कर ले रहे हैं। तो आपको पहले बस बेसिक डिफरेंस बताया जा रहा है कि अगर हम दो तरीके से लिख दिए तो वो दो मेश को नहीं बता रहा, वो एक ही मेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस एक क्लॉकवाइज में रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर से अब हम इस पॉइंट ऑफ इस मेश के इस लूप के इस पॉइंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम किधर चलेंगे, 1 से 2। तो 1 से 2 जब चलेंगे तो देखेंगे 1 से 2 के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू R1 है और उसमें फ्लो करने वाला करंट क्या है, I1 है। तो अब करंट का जो फ्लो है वो किधर है, 1 से 2 है, और आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन क्या है, 1 to 2 है, क्योंकि ये जो मेश का पॉइंट आउट कर रखा है वो आपने बता रखा है कि वो क्लॉकवाइज है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे यानी कि हम भी 1 to 2 चलेंगे, तो आपका रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट I1 और आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है। तो ऐसे केस में आपको बताया गया था कि रजिस्टर वाले केस में अगर रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट आपके ऑब्जर्व करने के सेम में है तो कौन सा साइन लेंगे, माइनस साइन। तो लिखेंगे क्या, माइनस I1 R1, क्लियर। 1 to 2 हो गया आपका। अब 2 to 3 चलेंगे, तो 2 to 3 चलेंगे तो 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो 2 to 3 में देखेंगे क्या, कौन सा रजिस्टर जुड़ा हुआ है, R3 जुड़ा हुआ, उसमें फ्लो करने वाला करंट कौन सा है, I3 है। तो अब आपका जो 2 to 3 है उसमें फ्लो करने वाला करंट I3 है, उसके बीच में जुड़ा हुआ रजिस्टर क्या है, R3 है। अब आपके ऑब्जर्व करने का क्या डायरेक्शन है, बार बार बताया जा रहा है कि आपने जो पॉइंट आउट कर रखा है वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में 2 to 3 भी आता है।
यानी कि 2 to 3 के डायरेक्शन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट का फ्लो भी 2 to 3 है। तो अब रजिस्टर के लिए क्या बताया गया है कि जब रजिस्टर को हम लोग देखते हैं ऐसे केस में तो उसके साथ क्या लगाते हैं कि आपकी करंट का डायरेक्शन आपके ऑब्जर्व करने का सेम है, तो वहां पे क्या लिखते हैं माइनस साइन लेते हैं और वहां क्या लिखेंगे माइनस I3R3। नेक्स्ट बढ़ेंगे किधर 2 to 3 हो गया, अब 3 to 4 बढ़ेंगे। तो 3 to 4 जब बढ़ेंगे तो 3 to 4 के बीच में क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है या वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। तो बैटरी के लिए आपको हमेशा बताया गया है कि आप जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहे करें, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, लेकिन हमेशा आपको बैटरी के उस प्लेट का साइन चूज करना है जो सेकंड हो। तो जब आप क्लॉकवाइज एनालिसिस कर रहे हैं तो किधर चल रहे हैं 3 to 4, तो 3 to 4 जब चलेंगे तो सेकंड प्लेट कौन सा पड़ेगा आपका, प्लस के बाद माइनस। तो आपको हमेशा कौन सा साइन चूज करना है, सेकंड प्लेट का। तो सेकंड प्लेट का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस V2। अब बात करेंगे क्या 4 to 5, तो 4 to 5 यहाँ जब चलेंगे, अब 3 to 4 हो गया आपका, अब 4 to 5 चलना है। तो 4 to 5 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, इसको पास करते हुए सीधे 5 पे आ जाना। अब 5 के बाद आपको कहाँ चलना है, यहाँ मतलब अब आपको कुछ लिखना नहीं है, कब 4 to 5 की ड्यूरेशन में। और जब 5 to 6 की ड्यूरेशन में चलेंगे तो 5 to 6 के बीच में भी कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि फिर नहीं आपको कुछ लिखना है, तो यानी कि पास करते हुए 6 पे आ जाएंगे। अब फिर आपको कहाँ चलना है 6 to 1 की ड्यूरेशन में। जब 6 to 1 की ड्यूरेशन में चलेंगे तो यहाँ के बीच में आपका देखेंगे कि एक बैटरी जुड़ा हुआ है। अब जो बैटरी जुड़ा हुआ है उसमें आपको देखना है क्या कि किधर जुड़ा हुआ 6 to 1 के बीच में, और 6 to 1 के बीच में जो एनालिसिस कर रहे हैं आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो जब क्लॉकवाइज करेंगे यानी कि आप 6 to 1 चलेंगे, जब 6 to 1 चलेंगे तो उस बैटरी का आपको कौन सा साइन चूज करना है जो उसके सेकंड प्लेट का हो। तो सेकंड प्लेट का कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, आपके डायरेक्शन के साथ है। आपका डायरेक्शन क्या है 6 to 1, तो सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा, पहला प्लेट माइनस पड़ेगा और दूसरा प्लेट क्या पड़ेगा प्लस पड़ेगा, यानी कि सेकंड प्लेट का साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस V1। अब आप 1 से चल कर करके 1 पे आ गए, यानी कि क्लोज पाथ आपका कंप्लीट हो गया। 1 से चल कर करके 1 पे आ गया, क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस क्लोज पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 है और एंडिंग पॉइंट भी 1 है। तो जब क्लोज पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसको वहीं पे इक्वेट करा देंगे 0 से। तो जब 0 से इक्वेट करा देंगे तो वहां पे मिलने वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब इस तरीके से आपके पास कितने इक्वेशन हो गए, केवीएल लगा कर करके केवीएल लगा कर करके इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 हो गया। ये मेश 1 में बनेगा, ये मेश 2 में बनेगा और वो मेश 3 में बनेगा। और एक इक्वेशन किससे बन रहा है आपका केसीएल लगा कर करके, जो कि इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो अब बात करेंगे कि हमारे पास अगर अननोन वैल्यू 2 है तो हमको 2 इक्वेशन तैयार करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 इक्वेशन बन रहे हैं तो 4 ही बनाएं। आपके पास अननोन वैल्यू 2 है तो 2 इक्वेशन में ही आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास अननोन वैल्यू 3 है तो 3 इक्वेशन में ही आपका आंसर आ जाएगा। और आपके पास अननोन वैल्यू 4 है तो 4 इक्वेशन में आपका आंसर आएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास मान लीजिए I1 I2 ही 2 अननोन था और आप सारे इक्वेशंस तैयार कर लिए तब आंसर लाना शुरू कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इक्वेशंस कहाँ से आएंगे बस उसकी बात हम कर रहे हैं। इक्वेशन एक मेश इससे आएगा, एक मेश 2 से आएगा और एक लूप से आएगा। 3 इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन आएगा केसीएल लगा करके, कहाँ पे लगाएंगे नोड पे। तो इस तरीके से 4 इक्वेशन आएगा। लेकिन इक्वेशन बनाने से पहले आपको टारगेट ये होना चाहिए कि कितने अननोन वैल्यू है उस गिवन सर्किट में जिसको पूछा जा रहा है या जिसके बारे में जाना जा रहा है, ठीक, या कितने अननोन वैल्यू ऐसे हैं जिसको निकालना जरूरी है उस सर्किट एनालिसिस के लिए, ठीक, उस सर्किट एनालिसिस पर्पज के लिए निकालना जरूरी है। तो जो जरूरी है उतने ही इक्वेशन तैयार किए जाने, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में बताया गया है कि नंबर ऑफ अननोन इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ठीक, ये चीज आपको बताया जाता है, ठीक। तो ये सारे डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, ये सारे हमने सारे मैसेज को किस डायरेक्शन में लिखा, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लीजिए आप मेश का डायरेक्शन इस तरीके से चूज करते, मेश 1 का, पहले यहाँ पे हम चेंज कर लें कि मेश 1 इस तरह से चूज करते आप 1 से 6, 6 से 5, 5 से 2 और 2 से 1, ठीक। दूसरा मेश का डायरेक्शन क्या चूज करते आप 2 से 5, 5 से 4, 4 से 3 और 3 से 2। और जो लूप होता है उसका डायरेक्शन अगर क्या चूज करते हैं आप
1 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 5 4 to 3, 3 to 2 और 2 to 1, ये चूज करते हैं आप। ठीक, तो अब बात करेंगे कि इस दौरान कैसे हम इक्वेशंस को लिखते हैं। ठीक, तो मान लीजिए पहला हमारा जो मेश है ये होता है 1 6 5 2 1। तो ये कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बात करेंगे कि अब हमारा क्या है कि हम 1 से 6 चल रहे हैं, 1 से 6 चल रहे हैं, ये हमारा जो ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन है, और जो सर्किट में करंट जो दिख रहा है वो आपके सर्किट का डायरेक्शन है। तो जब हम 1 to 6 चलेंगे तो 1 to 6 के बीच में देखेंगे क्या कि एक हमारा क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ा हुआ है। अब जब 1 to 6 एनालिसिस कर रहे हैं यानी कि हमारा ऑब्जर्वेशन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो 1 to 6 चलेंगे तो क्या आएगा हमारा सेकंड प्लेट, तो सेकंड प्लेट इस केस में आएगा माइनस, तो लिखेंगे क्या माइनस V1। 6 to 5 चलेंगे तो 6 to 5 में क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं है, आगे पास करके 5 पे आ जाएंगे। और जब 5 to 2 चलेंगे तो 5 to 2 चलेंगे तो हमको एक रजिस्टर R2 दिखेगा, और R2 रजिस्टर में जो फ्लो करने वाला करंट है वो I2 है। तो I2 का डायरेक्शन क्या है, 5 to 2 है, और आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन भी क्या है, 5 to 2 है। तो आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन और करंट रजिस्टर में फ्लो करने का करंट का डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में क्या बताया गया, माइनस साइन। तो क्या लिखेंगे, माइनस I2 R2। क्लियर है। अब 2 to 1 चलना है आपको, तो 2 to 1 के केस में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या है 2 से 1 की तरफ, सॉरी आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन क्या है 2 से 1 की तरफ, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है 1 से 2 की तरफ, और 2 से 1 के बीच में जुड़ा क्या हुआ है एक R1 रजिस्टर। तो R1 रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है 1 से 2 की तरफ, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 से 1 की तरफ। तो उस केस में करंट रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट आपके ऑब्जर्व करने के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे। तो प्लस I1 R1 इक्वेट करा देंगे। अब इक्वेट कब कराना है, इस बात का बार बार आपको बताया जा रहा है, ध्यान दिलाया जा रहा है कि जब आपका क्लोज पाथ कंप्लीट हो जाए। क्लोज पाथ कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा, जब आप 1 से चल करके 1 पे पहुंच गए, मान लीजिए आप 2 पे ही रुक गए तो अभी क्लोज पाथ नहीं कंप्लीट हुआ, 1 से चल करके 1 पे पहुंचेंगे तभी क्लोज पाथ कंप्लीट हो, क्योंकि क्लोज पाथ कहता है कि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो 1 से चल करके 1 पे पहुंच गया यानी कि क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया, और जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपको इक्वेट करा देना उसको 0 से। तो इस टाइम तैयार इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहेंगे। ठीक, अब इसी तरह मेश 2 के इक्वेशंस को देखेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेश 2 का जो पॉइंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या है, 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2। ये किस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो जब देखें 2 से 5 चलेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या है 5 से 2 है, लेकिन हमको चलना किधर है 2 से 5। तो हम नीचे आ रहे हैं लेकिन करंट ऊपर जा रहा है, तो यानी कि रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट मेरे ऑब्जर्वेशंस के अपोजिट साइड में, तो अपोजिट के लिए क्या बताया गया प्लस साइन, तो यानी कि क्या लिखेंगे प्लस I2 R2। फिर 5 to 4 चलेंगे, 5 to 4 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं, पास करते हुए 4 पे आ जाएंगे। फिर 4 to 3 चलेंगे, 4 से 3 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स के लिए बार बार बताया जा रहा है कि सेकंड प्लेट के साइन को चूज करना है। तो जब 4 to 2 3 चलेंगे तो सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा, प्लस पड़ेगा, तो हम प्लस यूज करेंगे, प्लस V2। अब फिर 3 से 2 चलेंगे तो 3 से 2 के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू R3 है, उसमें फ्लो करने वाला करंट I3 है, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन है 2 to 3 है, लेकिन हमको चलना है 3 से 2। तो हमारा रजिस्टर में फ्लो करने वाला डायरेक्शन हमारे ऑब्जर्वेशन के अपोजिट है, तो उस केस में क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। तो I3 इंटू R3 इज इक्वल टू, अब इक्वल फिर आ गया, तो इक्वल कब लगाना, जब 2 से चल करके 2 पे आ गए तो इक्वल हमें यानी कि हमारा क्लोज पाथ कंप्लीट होगा, इक्वेट करा देना इसको 0 से। तो इस तरह हम तैयार इक्वेशन को इक्वेशन 2 कहेंगे। ये हो गया मेश 2 का। अब बात करेंगे लूप के। तो लूप वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, ये है 1 6 5 4 3 2 1। ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 1 से 6 चल रहे हैं पहले, तो 1 से 6 में वोल्टेज सोर्स है, सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा माइनस पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, सोर्स की वैल्यू क्या है V1, तो लिख लेंगे V1।
1 से 6 हो गया, फिर 6 से 5 चलेंगे, कोई एलिमेंट नहीं है, पास करते हुए 5 पे आ जाएंगे। फिर 5 से 4 चलेंगे, कोई एलिमेंट नहीं, पास करते हुए 4 पे आ जाएंगे। फिर 4 से 3 चलेंगे तो 4 से 3 के बीच में वोल्टेज सोर्स है, तो इसके लिए फिर देखना है आपको वोल्टेज सोर्स के लिए सेकंड प्लेट का साइन क्या है, तो सेकंड प्लेट प्लस है। ठीक, सोर्स की वैल्यू कितनी है, V2 है, तो लिख देंगे V2। फिर 3 to 2 चलेंगे, यहाँ से 3 2 के बीच में एक आपका रजिस्टर है जिसकी वैल्यू R3, उसमें फ्लो करने वाला करंट I3 है। तो आपका करंट का डायरेक्शन आपके ऑब्जर्वेशन के अपोजिट है, तो प्लस साइन लिखेंगे, तो प्लस I3 R3। इसी तरह 2 to 1 चलेंगे तो इसमें भी एक रजिस्टर R1 जुड़ा हुआ, उसमें फ्लो करने वाला करंट है I1, इसका डायरेक्शन 1 to 2 है, लेकिन आप ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन 2 to 1 है, तो उस केस में क्या साइन यूज करेंगे, प्लस, तो लिखेंगे I1 R1। फिर 1 से चल करके 1 आ गए आप, यानी कि आपने क्लोज पाथ कंप्लीट कर लिया, इसको इक्वेट करा देंगे 0 से। इस तरीके से आपका जो तीसरा इक्वेशन है वो भी तैयार हो जाएगा। तो बार बार आपको बताया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि सारे इक्वेशंस आप बनाएं हर सर्किट एनालिसिस में, आपको इक्वेशंस उतने ही बनाने, उतने ही तैयार करने जितने अननोन है। ठीक, नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस तैयार करने। अननोन 2 हैं, 2 इक्वेशंस तैयार कर भी आप आंसर निकाल सकते हैं, 4 है तो 4 भी तैयार करके निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कि अगर हमारा करंट सोर्स भी हो तो उसको किस तरीके से देखेंगे या उसकी एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, तो इसकी एनालिसिस, इसके बारे में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो बाकी थैंक यू, नेक्स्ट वीडियोज में अब मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।